देखिए, आज है 4 जुलाई और आज हम करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं, आज क्या-क्या न्यूज़ में है। पहला तो ये है कि इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील चल रही है, उसमें कहीं न कहीं एप्पल फार्मा की बात चल रही है। मतलब क्या है कि यूएसए चाहता है कि जो टैरिफ हम लगाते हैं एप्पल पर, हम यूएसए जो इंपोर्ट करते हैं, उसको कम कर दिया जाए। तो इसका क्या है कि यूएसए वॉन्ट रिड्यूस एप्पल टैरिफ और यहाँ पर क्या होता है कि सिमिलर पास्ट रिडक्शन लीड टू 25% राइज इन द यूएस पोर्ट। तो अगर ये चीज़ आती है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो 25% का इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसका नुकसान ये होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो जो एप्पल फार्मर्स हैं और उनको नुकसान होगा और लगभग 5,000 करोड़ की जो इंडस्ट्री है एप्पल की, उसका नुकसान होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आती है कि जो ट्रेड डील है, इवन अपोजिशन ये वाली बात बोल रहे हैं कि भाई इसको ध्यान रखो। ठीक है, वो तो काम उनका है ही। लेकिन ये भी चीज़ है एट द सेम टाइम कि जो हमारे फार्मर्स हैं, जो लोकल इकोनॉमी है, उसको नुकसान ना हो। और देखते हैं क्या निकल कर आता है, क्योंकि ट्रम्प का जो बिहेवियर है ऐसा तो है नहीं। फिर आता है नेक्स्ट जो आर्टिकल है, ये आप जानते ही हैं जलील भाई साहब को। इनके घर में इतना कैश मिला था, अनबर्न कैश है, तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इसके ऊपर। अपडेट ये आया है कि जो अभी बजट सेशन होने वाला है 21 जुलाई से लेके, तो यहाँ पर ये वाली बात चल रही है कि इन जजेस को हटाने की बात चल रही है। तो ये बोला जा रहा है कि हम इनको इन फ्यूचर मतलब एक रेज़ोल्यूशन पास करेंगे और जो ये जज हैं, उनको हटा देंगे। अब ये तो बैकग्राउंड है, लेकिन मुझे समझनी पड़ेगी कि इनका प्रोसेस क्या होता है, कि व्हाट इज़ द प्रोसेस टू रिमूवल हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट की बात करें, इसी बात करें, सेम ही होता है। देखिए, ये जो रेज़ोल्यूशन है, ये लोकसभा, राज्यसभा कहीं से ही पास किया जा सकता है, कहीं से भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन एक शर्त है कि अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो 50 मेंबर का साइन चाहिए होंगे और अगर लोकसभा से पास कराना है, मतलब इंट्रोड्यूस कराना है, तो 100 लोगों का साइन चाहिए होगा। ऐसा नहीं है क्यों बनाया गया है, ऐसा नहीं है कोई भी आदमी बोल दे कि हाँ जी, मैं हटाना चाहता हूँ। भाई इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये, तो उसमें टाइम वेस्ट ना हो। तो उसमें ये चीज़ है कि 50 लोगों का अगर आपको समर्थन है तो राज्यसभा में, और अगर 100 लोगों का समर्थन है लोकसभा में, तब ये इंट्रोड्यूस होगा। इंट्रोड्यूस की बात चल रही है। अब जैसे मान लीजिए इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी, मतलब एक कमेटी बनाई जाएगी और कम्युनिट जो कमेटी होगी, उसमें जो कमेटी होगी 3 मेंबर की होगी। देयर विल बी 3 मेंबर्स कमेटी। कौन-कौन होंगे? एक तो चीफ जस्टिस होंगे इंडिया के, दूसरे क्या होंगे, चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, और तीसरा क्या होगा, एमिनेंट जूरिस्ट होंगे। तो ये तीनों मिलके कमेटी फॉर्म करेंगे। उस कमेटी का काम क्या होगा, उनके जो उनके जो काम हैं, जो भी अगर हम हटा रहे हैं किसी भी जज को, तो उसको चेक करेंगे कि इन्होंने क्या गलती करी, क्या सही है या गलत है, जो भी है। ये कमेटी विदिन 3 मंथ अपना काम देगी, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। उसके बाद क्या होगा, अगर रिपोर्ट आ जाती है, बोलते हैं कि हाँ, गिल्टी पाया जाता है और बोला जाए, रिकमेंड किया जाता है कि हटा दी जाए, तो 2/3 मेजॉरिटी से दोनों हाउस में पास करना होगा। तो ये लंबा प्रोसेस है और ये प्रोसेस होने के बाद ही किसी भी जज को हटाया जा सकता है। तो ये एग्ज़ाम पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज। फिर क्या है कि पीएम मोदी जो हैं, ये 5 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं और तो अभी घाना पहुँचे हैं और घाना में जाकर उनको क्या हुआ है कि रिसीव्ड हाईएस्ट सिविल ऑनर ऑफ घाना। मतलब जो किसी भी कंट्री का हाईएस्ट सिविल जो ऑनर होता है, अवार्ड होता है, उनको मिल गया। फोटो भी दिखाऊंगा अभी मैं। एम्फेसाइज राइजिंग ग्लोबल साउथ, तो ये वाली बात की जा रही है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो हुआ है, लाइक डीकोलोनाइजेशन हुआ है और जो फेस हुआ, उसके बाद जो कोल्ड एरा आई, कोल्ड एज एरा। तो अल्टीमेटली ये बात की जाती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कि जो साउथ की हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लाइक साउथ जो कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ है, वो एक क्रिटिकल एक पोजीशन फॉलो करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ आती है, इनको हाईएस्ट ऑर्डर मिला है, तो फिर ये आप रख लीजिए, ये क्वेश्चन बन सकता है कि विच कंट्री के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, तो ये घाना है। बाकी मैं मैप डालना भूल गया, एक बार आप चेक कर लीजिए कि घाना कहाँ पर है, कौन-कौन सी कंट्री से मिला हुआ है और उसके आस-पास के इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ कौन-कौन से हैं, क्योंकि यूपीएससी से पूछ लेता है। आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, दिल्ली में एक ये बात उठी थी कि मतलब बात क्या थी, ये कन्फर्म ही था कि 1 जुलाई से जो भी व्हीकल्स हैं, जो अगर पेट्रोल व्हीकल है 5 साल पुराना है, वो बैन हो जाएगा, और अगर डीज़ल है तो 10 साल से ज़्यादा पुराना है, वो बैन हो जाएगा। मतलब क्या, उसको फ्यूल नहीं मिलेगा और जैसे ही पकड़ा जाएगा तो कंपाउंड कर लेंगे, ठीक है? इसके लिए एएनपीआर कैमराज़ यूज़ किए जाते हैं। मतलब क्या होता है, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। मतलब कैमरा ऑटोमैटिक देख लेगा कि भाई ये नंबर है, ये नंबर का रजिस्ट्रेशन किस डेट में है। अगर वो 10 साल डीज़ल केस में, 5 साल पेट्रोल केस में उससे ज़्यादा पुराना है, तो उनको पेट्रोल देने से मना कर दिया जाएगा। तो ये वाली बात चली। तो भाई अपडेट क्या आया है कि ये जो डिसीज़न होता है, इसको होल्ड कर दिया गया है। अब ये चीज़ आती है, कुछ लोग तो जो बोलते हैं कि क्या इश्यूज़ क्या हैं? पहले तो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, तो कहीं न कहीं इतने ज़्यादा कैमरा ही इतने रेडी नहीं थे, चल रहा था। अच्छा, ये तो ख़ैर नॉर्मल चीज़ है। डेमोक्रेसी में ये सब चीज़ें होती है, पब्लिक आउटक्राई। तो लोगों ने काफ़ी विरोध किया इस बात को लेके कि यार आपका कोई लॉजिक नहीं है
कि भाई एक गाड़ी 10 साल पुरानी हो सकती है, ना चली हो। भाई एक गाड़ी है, मैंने खरीद ली डीज़ल की, मैंने तो चलाई ना हो। और ऐसा हो सकता है कि एक आदमी ने 5 साल में उसकी लाइफ़ खत्म कर दी है। तो आप एक टाइम पीरियड के हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते। आप किलोमीटर के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो गाड़ी की लाइफ कितनी है, या फिर आप हर साल जो हर 6 महीने में, 3 महीने में या 1 साल में आप पोल्यूशन चेक कराते ही हो। जब पोल्यूशन चेक कराते हो तो उसमें लिखा होता है कि भाई गाड़ी कितना नुकसान दे रही है एनवायरनमेंट को, कितना पोल्यूशन दे रही है, तो वहाँ से काम करो। अल्टीमेटली इमोशनल एंड फाइनेंशियल अटैचमेंट टू द व्हीकल। अब एक गाड़ी हम खरीदते हैं, उसको 5-7 साल की हम लोग ईएमआई देते हैं और पता चलता है कि भाई जैसे ही ईएमआई खत्म हुई तो गाड़ी खत्म हो गई। तो ये तो गलत है ना कहीं न कहीं से। और देखा जाए तो कोई भी चीज़ है कि किसी भी गाड़ी की उसकी एज से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उसकी एज इतनी हो गई है। अगर सिंपल एग्ज़ाम्पल भी ले लेते हैं, जो 40 साल का है, तो 40 साल के आदमी की बात करें, 40 लो 50 ले लीजिए, बहुत वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। एक 50 साल का आदमी काफ़ी यंग मिल सकता है और ऐसे भी हो सकता है कि 30 साल का आदमी 40 साल पे लग रहा हो। तो हम किसी को एज भी हिसाब से नहीं कर सकते, खासकर जो हमारी मैकेनिकल चीज़ें हैं। और दूसरा क्या होता है कि अटैचमेंट भी होता है कि किसी ने गाड़ी दी है, किसी को गिफ्ट की है। भाई वो गाड़ी चली ही नहीं है, बस उसकी इमोशनल तो है, उसे कैसे आप उसको कंपाउंड कर सकते हो या कैसे मना कर सकते हो चलाने के लिए। तो यहाँ पर बात की जाती है अल्टरनेट अप्रोच होनी चाहिए कि पॉल्यूशन बेस्ड होनी चाहिए, कि यहाँ पर जो डिबेट है वो यही है कि आपका टारगेट क्या है? पॉल्यूशन कम करना। अच्छा, पॉल्यूशन कम करना तो फिर एज बेस से क्या मतलब है? पॉल्यूशन चेक करो सिर्फ आप। तो यहाँ पर एक आती है कि ये एक डिबेट है कि एज बेस्ड प्लान बैन्स या फिर पॉल्यूशन बेस्ड बैन कौन-सा सही है? क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? ये सब चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। अब उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें काउंटर आर्गुमेंट दिया जा सकता है कि गवर्नमेंट सर्विसेज़ में जो कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, बसेज़ हैं, वो 20-20 30 साल पुराने चल रहे होते हैं, ट्रक चल रहे होते हैं। अब उनको तो कुछ करते नहीं जो आपके पर्सनल उसमें एक पर्सन जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, उनको उस गाड़ी तो उनसे प्रॉब्लम है। दूसरा ये भी होता है कि इसके पीछे स्क्रैप पॉलिसी में है ही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो पुरानी गाड़ी है उनको निकाला जाए, नई गाड़ी हो तो कहीं न कहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आती हैं। गुजरात की फैक्ट्री में चेंज कर दिया गया है वुमेन की नाइट शिफ्ट को लेके। क्या हुआ है कि वुमेन की जो नाइट शिफ्ट है अब 9 घंटे से लेकर 12 घंटे कर दी गई है और जो क्वार्टरली जो टाइम होता है ओवरटाइम 75 आवर्स से लेकर 125 आवर्स कर दिया गया है। तो लेकिन इसमें ये बोला गया है वुमेन्स काम करेंगी रात को तो कुछ आपको सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे। जैसे एडुकेट लाइटिंग होनी चाहिए और सीसीटीवी कैमरास लगे होने चाहिए, फीमेल सिक्योरिटी स्टाफ होना चाहिए। अगर अहम भूमिका में काम कर रही हैं तो फीमेल सिक्योरिटी स्टाफ होना ज़रूरी है और ट्रांसपोर्टेशन सिक्योर होना चाहिए क्योंकि एक टाइम के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है। तो अगर आप अपने ऑफ़िस में किसी को काम करा रहे हैं, तो उनके ट्रांसपोर्टेशन सो दैट कि वो सेफ़ली अपने घर पर पहुँच सके, ये एक इंश्योर करना पड़ेगा। और आपको क्या होगा कोई शिफ्ट कर रहे हो तो कम से कम 10 वुमेन एक साथ होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने एक एम्प्लॉयी को बोल दिया कि आप काम करोगे। आपको एटलीस्ट 10 वुमेन पर शिफ्ट में काम कराया जा सकता है। फिर होता है कावड़ यात्रा आइडेंटिटी चेक है। इसमें क्या हुआ देखो कुछ राइट विंग जो एक्टिविस्ट है वो ये बोल रहे हैं कि जो कावड़ यात्रा करते हैं तो उनको भूख लगती है, कहीं खाना खाते हैं। तो ये धर्म तो हिंदू धर्म फॉलो करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भई जो भी अगर खाना खा रहे हैं तो उस पर लिखा होना चाहिए कि किसी ढाबे का कोई रेस्टोरेंट है, तो उसके मालिक का नाम क्या है? सो दैट लोग समझ जाएँ कि भई ये हिंदू का ढाबा है या मुस्लिम का ढाबा है। यहाँ पर क्या है अब इसके चीज़ें दोनों चीज़ें निकल के आती हैं। जो अपोज़िशन है वो ये बोल रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी है, वो ये बोल रही है कि बीजेपी कम्युनल पोलराइज़ेशन करने की कोशिश कर रही है। ये दिखाना चाह रही है कि हिंदुओं को हिंदू से काम करना चाहिए, तो कहीं न कहीं ये रिलीजन को बीच में लेकर आ रही है। बीजेपी बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक कंज़्यूमर का राइट बनता है कि आइडेंटिटी जानने का, कि वो किससे सामान खरीद रहा है। अब उनकी धार्मिक भावनाएँ आहत हो सकती हैं। ख़ैर, ये अलग डिबेट है, इस पे हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन अभी करंट अफ़ेयर का है, तो इसमें हम लोग शुरू देखें कि इश्यू क्या चल रहे हैं। फिर क्या होता है कोल्हापुरी चप्पल ये काफ़ी न्यूज़ में रही है, कल्चरल एप्रिसिएशन है। देखिए हुआ क्या था पराडा एक बहुत फेमस डिज़ाइन कंपनी है जो लाइक शूज़ वग़ैरह बनाती है। तो वहाँ पर क्या हुआ उन्होंने डिज़ाइन कॉपी कर लिया कोल्हापुरी चप्पल का और ये इस तरह का डिज़ाइन है, इस तरह का जो डिज़ाइन अब देख के लग रहा है कि लिख दिया यहाँ पराडा है और ये कह रहे हैं कोल्हापुरी चप्पल का डिज़ाइन कॉपी कर लिया विदाउट गिविंग एनी ड्यू रिकॉग्निशन। सो ये चीज़ आती है कि भाई जो कोल्हापुरी चप्पल है जीआई टैग मिला हुआ है और इसमें कम से कम 1 लाख लोग काम करते हैं और ये 1400 करोड़ की इंडस्ट्री है और जो कहीं न कहीं प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो अल्टीमेटली कॉल जो परागन ने ये एप्रिसिएशन दिया है कि हाँ, हमने कॉपी किया है या फिर ये सब चीज़ें अल्टीमेटली ये सॉल्व आउट हो चुका है। पर कहीं न कहीं ये चीज़ आती है कि जो कोल्हापुर जो इंडस्ट्री है वो कहीं न कहीं तो प्रॉब्लम फेस कर ही रही है। पराडा ने कर लिया है तो लोग न्यूज़ में आ गए, लेकिन ऐसे अब आज के टाइम में कोल्हापुर चप्पल कौन यूज़ करता है? कम यूज़ करते हैं। तो ये है कि 1400 करोड़ की इंडस्ट्री है जो चैलेंज फेस कर रही है। एक तो रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है और दूसरा क्या है कि लैक ऑफ पॉलिसी सपोर्ट। गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रही है, ऊपर से लोगों का जो बिहेवियर है वो चेंज हो चुका है। आज की जनरेशन ये सब चीज़ें ना पहनकर रेडीमेड या फिर ऑनलाइन खरीदती है। अलग तरह के जो उनकी जो डिमांड है वो चेंज हो चुकी हैं। तो ये आता है। फिर आता है कि एक यहाँ पर है कि
कैलीग्राफी के ऊपर है। देखिए कैलीग्राफी क्या होता है, कैली का मतलब होता है ब्यूटी एंड ग्राफी का मतलब होता है, ग्राफिन से वर्ड आया है, इसका मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग। तो अगर सुंदर लिखने की कला को बोला जाता है कैलीग्राफी। आपने कई बार देखा भी होगा, जिनकी वो सुंदर राइटिंग होती है बोलते हैं कि कैलीग्राफिस्ट है, ये एक है। तो कहीं न कहीं चीज़ चल रही है कि ट्रेडिशनल जो आर्ट है वो कहीं न कहीं खत्म होती जा रही है। वो जो उर्दू कैलीग्राफी जो है वो डिक्लाइन कर रही है। एक्चुअली कैलीग्राफी जो आया था ये मुगल्स लेके आए थे अपने साथ ही। 16th सेंचुरीज़ के आसपास की बात है। क्योंकि उनमें क्या था कि जो कुरान की आयतें लिखनी होती थी मॉन्यूमेंट्स में, बुक्स में, अब वो मुगल जो इस्लाम है उसके अंदर कोई भी गॉड की फॉर्म नहीं है, तो जब गॉड को दिखाया नहीं जा सकता है तो आयतें लिखी जाती थी। अब आयतें कैसे लिखेंगे? सुंदर राइटिंग में लिखी जाती थी, तो कैलीग्राफी में लिखते थे, बहुत ही सुंदर राइटिंग है। तो वहाँ से ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे, कोई मॉस्को देख लीजिए, ताजमहल देख लीजिए, वहाँ पर आपको कैलीग्राफी देखने को मिल जाएगी। तो आज के टाइम में ये वाला इश्यू चल रहा है कि उर्दू कैलीग्राफी जो डिक्लाइन कर रही है। एक टाइम था जब पोस्टर में कैलीग्राफी दिखाई जाती थी, इन्विटेशंस में हुआ करता, न्यूज़पेपर में हुआ करता। अब आज क्या वो सब ऑनलाइन आ रहा है, इवन सब लोग सिंपल रख रहे हैं। तो आजकल मिनिमलिज़्म के नाम पर तो सब कुछ ही खत्म होता जा रहा है, ये चीज़ आ रही है। सो डिजिटल टेक ओवर है कि ट्रेडिशनल आर्ट बिकमिंग इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल। अब क्या था कि आर्टिस्ट है, जो कैलीग्राफी करता था, पोस्टर बनाता था, वो उसके लिए जॉब ही नहीं मिली, काम ही नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं अनस्टेबल होता जा रहा है। साथ-साथ ही कल्चरल लॉस भी देखने को मिल रहा है, भई हमारा इतना अच्छा प्यारा कल्चर है, खत्म हो जाएगा, कैलीग्राफी कोई बनाने वाला नहीं रहेगा, तो आगे जनरेशन कैसे पास होगा? तो यहाँ पर कल्चरल लॉस का भी इश्यू सामने आता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।